नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़। भारत का दिल उसके 6 लाख गांवों में बसता है। गांव भारत की राजनीति तय करता है, सरकार बनाता है, अर्थव्यवस्था भी तय करता है। गांव से जुड़ी हर खबर के लिए हम आपके लिए लेकर आए हमारा खास प्रोग्राम मेरा गांव मेरी खबर। चलिए शुरुआत करेंगे बुलंदशहर से सामने आ रही इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां पर सॉल्वेंट फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग लगने की लपटें और धुएं की गुबार से तस्वीरें दहशत वाली। आग बुझाने में फायर ब्रिगेड की टीम जुटी हुई है। आग लगने से सॉल्वेंट फैक्ट्री में भारी नुकसान हुआ है। ये बड़ी जानकारी आग के तांडव को लेकर आपको बता रहे हैं, जहां पर आग की ऊंची लपटें और धुएं का गुबार अपने आप में दिल दहला देने वाला। आग लगने से सॉल्वेंट फैक्ट्री की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस पूरी घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। भीषण आग को लेकर ये बड़ी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर फैक्ट्री से आग की लपटें उठती देखकर जानकारी फायर ब्रिगेड को दी गई। घटनास्थल पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुटी हुई है। ये बड़ी खबर। हालांकि आग किन कारणों से लगी उसको लेकर अभी किसी प्रकार का खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन भारी नुकसान की खबर सामने आ रही है। सहयोगी पुनीत हमारे साथ जुड़ गए इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। पुनीत, ये बड़ा मामला सामने आ रहा है, जहां पर भीषण आग को लेकर तस्वीरें अपने आप में दिल दहला देने वाली। क्या कुछ अपडेट्स है मामले में? बिल्कुल, देखिए रंजना, अगर ये आग की बात करें तो बुलंदशहर के बाई कोतवाली क्षेत्र का मामला है, जहां एक सॉल्वेंट फैक्ट्री में आग लगी है। साथ ही ये बताया जा रहा है कि इस फैक्ट्री के अंदर हो सकता है कि 2-3 लोग होने की उम्मीद लोग बाग बता रहे हैं, लेकिन अभी ये कंफर्म जा सकता है कि क्या इसमें लोग भी हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आग की बात करें तो आग ने विकराल रूप अभी तक ले रखा है और वहाँ जो लोग हैं जो वहाँ रहते हैं उनको घर खाली कराने के लिए निर्देश दे दिए है। जिले के आला अधिकारी आग की अगर बात करें तो लगभग 4 गाड़ियां दमकल की लगी हुई हैं, लेकिन आग अभी भी विकराल रूप ले रखी है। जी, किन वजहों से आग लगी, क्या कुछ अधिक जानकारी मिल रही है? देखिए, आग की अगर वजह की बात करें, हालांकि क्योंकि सॉल्वेंट फैक्ट्री है ये, यहाँ कहीं ना कहीं कोई एसिड की बोतलें भी और कैन भी यहाँ पर बताई जा रही हैं, लेकिन ये आग अभी किस वजह से लगी है ये फिलहाल अभी कहना है। लेकिन जो दमकल कर्मी है वहाँ फिलहाल लगे हैं, कहना अभी साफ नहीं कर सकते कि किस वजह से आग लगी। शुक्रिया पुनीत आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए सीधे लिए चलते हैं आपको लोकसभा की कार्यवाही में, जहां पर स्मृति ईरानी क्या कुछ कह रही है, आपको सुनवाते हैं। नहीं हो पाया। टेक्सटाइल की भी बात करूंगी सर। आपकी सरकार ने 50% पूरा बजट कैसे सरेंडर किया यूपीए में, वो भी बताऊंगी। चुनौती देती हूँ, डिस्कस कर लीजिए। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा उसमें भी। मैं आज महोदय मैडम एड्रेस टू ये कहना चाहती हूँ। अरे भाई आपका बोलना चाहती हूँ महोदय, रंजन जी कृपया बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। वित्त मंत्री जी विराजमान है। जब वो रक्षा मंत्री थी, तब उन्होंने प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से AK 203 की पूरे कायाकल्प हो जाए अमेठी में, उसको तब दिया AK 203 का प्रोजेक्ट, जब उसकी सांसद मैं नहीं थी महोदय, वो सज्जन थे। बार बार ये कहना कि द्वेष की भावना से प्रधानमंत्री जी और उनकी सरकार काम करती है। अगर सबसे बड़ा प्रमाण चाहिए कि प्रधानमंत्री जी, उनकी सरकार बिना द्वेष के राष्ट्र निर्माण की दृष्टि से, गरीब कल्याण की दृष्टि से काम करती है महोदय, तो अमेठी से बड़ा उदाहरण उसका कोई नहीं होगा। मैं आभार व्यक्त करती हूँ वित्त मंत्री का। उन्होंने रेल के कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया। महोदय, जो सज्जन पीठ दिखा कर गए इस बजट की चर्चा को, उस सज्जन ने अमेठी में नेहरू जी के समय से चलता आया महोदय। नेहरू जी से जितने उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी नेताओं ने वहां से चुनाव लड़ा, ऊंचाहार से अमेठी रेल लाइन जाएगी, 66 किलोमीटर की रेल लाइन का जनता को सपना दिखाया। सोचिए महोदय, 4 पीढ़ी एक रेल लाइन का सपना दिखाती रही। DPR तब बना जब देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी बना। जिस बजट को आज पीठ दिखाकर गए हैं, उस बजट के संदर्भ में कहना चाहती हूँ महोदय, वित्त मंत्री जी ने सड़क निर्माण के लिए 1 लाख करोड़ रुपया का आवंटन किया है। उसमें अमेठी में मात्र 5 अरब रुपए की सड़कों का निर्माण हुआ जब देश में मोदी, प्रदेश में योगी की सरकार आई।
अमेठी बाईपास का सपना 30 साल से लोग लेकर बैठे थे, बार बार मांगते इस सज्जन और उसके परिवार से, लेकिन बाईपास उन्होंने कभी नहीं बनाया। बना जब ऐसे ही बजट में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने आवंटन किया। महोदय, पूर्वांचल एक्सप्रेस अब अमेठी को छूती हुई जाती है। महोदय, आज न सिर्फ बस अड्डे की बात होती है, अमेठी में 680 सार्वजनिक शौचालय बनते हैं। 194 पंचायत भवनों में से मात्र 1.5 साल की अवधि में 55 भवन बन जाते हैं। ये इसलिए संभव होता है महोदय, क्योंकि देश को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने का बजट ये सरकार पारित करती है। और इसलिए महोदय, भले ही उनको इस बजट से कोई सरोकार ना हो, भले ही उनको ये बजट स्वीकार ना हो, लेकिन देश को ये बजट स्वीकार है, क्योंकि एक बार फिर कहती हूं महोदय, ये देश को जोड़ने का बजट है, देश को तोड़ने का बजट नहीं। देश को आत्मनिर्भर बनाने के बजट का मैं समर्थन करती हूं। प्रधानमंत्री जी का अमेठी के नागरिकों की ओर से आभार व्यक्त करती हूं और वित्त मंत्री जी को और राज्य मंत्री जी को अभिनंदन देती हूं। धन्यवाद। थैंक यू मैडम। श्री एसटी हसन जी, अधीर रंजन जी, आप कृपया बैठ जाइए। श्री हसन जी, एसटी हसन जी। यस सर। चलिए आगे बढ़ेंगे, नजर डालेंगे इस वक्त की बड़ी खबर पर। बनारस से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है टीवी स्क्रीन पर। बड़ी जानकारी वाराणसी से, जहां पर बीएचयू में छात्रों के बीच फायरिंग हुई है। यह बड़ी जानकारी बिड़ला हॉस्टल के पास छात्रों के बीच फायरिंग हुई है। आपको बता दें, आपसी विवाद को लेकर मारपीट के बाद गोलियां चली हैं। इस वक्त की बहुत बड़ी जानकारी आपको वाराणसी से दे रहे हैं, जहां पर बीएचयू में छात्रों के बीच फायरिंग को लेकर यह बड़ा मामला सामने आ रहा है। बिड़ला हॉस्टल के पास छात्रों के बीच फायरिंग हुई है। आपस में छात्र भिड़ गए, जहां पर आपसी विवाद में मारपीट के बाद गोली चलाने का आरोप लगा है। ये बड़ी जानकारी। मारपीट में एक छात्र के जख्मी होने की खबर है, जिसे फिलहाल वक्त रहते अस्पताल में भर्ती करवाया गया। साथ ही घटनास्थल पर पहुंची पुलिस अब इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है, जांच शुरू कर दी गई है। हालांकि आपसी विवाद मामला बताया जा रहा है, लेकिन पुलिस का कहना है कि अभी जांच की जा रही है और जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। तो ये बड़ी खबर वाराणसी से आपको बता रहे हैं, जहां पर छात्रों के बीच में फायरिंग को लेकर यह बड़ा मामला सामने आया। आपसी विवाद में मारपीट के बाद गोली चलाने का आरोप लग रहा है। इस पूरे मामले में मारपीट में एक छात्र के जख्मी होने की भी खबर है। फिलहाल जख्मी छात्र को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां पर उसका इलाज जारी है। तो फिलहाल पुलिस भी अब इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। तो ये बड़ी खबर वाराणसी से आपको बता रहे हैं, जहां पर बीएचयू में छात्रों के बीच फायरिंग को लेकर यह बड़ा मामला सामने आ रहा है। मामले में बिड़ला हॉस्टल के पास छात्रों के बीच फायरिंग को लेकर बड़ी जानकारी, जहां पर आपसी विवाद में मारपीट के बाद गोली चलाने का भी आरोप है। देखिए, आपसी विवाद उठा और दो गुट यहां पर छात्र के आपस में भिड़ गए, जिसके बाद मारपीट भी हुई और गोली चलाने का गंभीर आरोप भी लग रहा है। हालांकि मारपीट में एक छात्र के गंभीर रूप से जख्मी होने की खबर है, जिसे फिलहाल अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उसका इलाज जारी है। अब खबर बुलंदशहर से, जहां पर पंचायत चुनाव से पहले नेताओं का विरोध देखने को मिला। यहां पर पश्चिमी यूपी में स्थानीय बीजेपी नेताओं का विरोध देखने को मिला। भैकासुर गांव के लोगों का वीडियो भी तेजी से यहां पर वायरल हो रहा है। वीडियो में बीजेपी नेताओं को गांव से जाने के लिए अपील की जा रही है। कृषि कानून से नाराज बताए जा रहे हैं गाँव के लोग। बुलंदशहर के थाना बीबी नगर इलाके का ये बड़ा मामला, जहां पर तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, यही वो वीडियो जो तेजी से अब वायरल भी हो रहा है। पंचायत चुनाव का बिगुल बजने से पहले ही जौनपुर में घमासान भी शुरू हो गया है। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि मतदाता सूची के नाम बढ़वाने और घटाने को लेकर किस तरीके से जूतम पैजार और कुर्सियां चल रही हैं। पूरा मामला रामनगर ब्लॉक का है। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद आला अफसरों में अब हड़कंप मच गया है। सीडीओ ने पूरे मामले की जांच को लेकर 3 अधिकारियों की एक टीम का गठन किया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। तो
वहीं ग्राम पंचायत को लोकतंत्र की आधारशिला माना गया है। वहीं 30 अप्रैल तक पंचायत चुनाव करवाने के लिए हाईकोर्ट ने आदेश भी दिए हैं। इंडिया न्यूज ने पंचायत चुनाव से पहले सूबे की राजधानी में ग्रामीण क्षेत्रों में हुए विकास कार्यों का जायजा लिया। हमारी टीम राजधानी लखनऊ के मुख्यालय से 45 किलोमीटर दूर मोहनलालगंज विकासखंड के भदेसुआ गांव पहुंची। इस गांव में दाखिल होने के लिए जो रास्ते हमें मिले उसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिर गांव का कितना विकास हुआ होगा। पूरे गांव में टूटे, खड्डे, कच्चे रास्ते नजर आए, तो वहीं जगह जगह कूड़े के ढेरों ने स्वच्छ भारत अभियान से पूछा। ये गांव यहां पर साफ तौर पर दिखाई दिया। पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। आपको बता दें, आने वाले समय में बहुत जल्द ही पंचायत चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में इंडिया न्यूज निकला है गांव गांव, गली गली पता करने की आखिर इन गांवों का कितना विकास हुआ। जो जनता ने पूरी उम्मीदों के साथ में अपने प्रधान को चुना था, आखिर वो उनकी उम्मीदों पर कितना खरे उतरे हैं। इस वक्त की बात करें तो हम मोहनलालगंज विकास खंड के हम भदेसुआ ग्राम पंचायत में हैं। यहाँ हमारे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ के ग्राम प्रधान कन्हैयालाल यादव हैं और तमाम यहाँ पर उनकी ये जनता यहाँ पर बैठी हुई है। हम इन्हीं से बात करते हैं, बारी बारी पूछेंगे कि आखिर इन 5 सालों में उनके गाँव का कितना विकास हुआ है। क्या नाम है आपका? शांति देवी। शांति जी, आपके गाँव का क्या विकास हुआ पिछले 5 सालों में? अरे जो उनके करने वाला वो किया है, पूरा तो हम पोजीशन नहीं बता पाएंगे, पर जैसे नाली वगैरह हैं तो मोहल्ले में चल के कहीं आधे गांव में तो हफ्ते में साफ होती, कहीं आधे गांव में तो साफ होती महीने 15 दिन में। और क्या दिया है, जमीन रहने आप लोगों को रहने के लिए क्या व्यवस्था है? पक्के आवास है आप लोगों के पास? पक्के आवास नहीं मिले हमको, कभी नहीं मिला है। बाकी और व्यवस्थाएं, अगर पानी की और व्यवस्थाएं की बात पानी करें, की क्या, अब नल की जरूरत है, मान लो एक ही नल यहाँ पे लगा है तो एक ही नल से पानी कहाँ तक ढो ढो के ले जाएंगे। पानी की आवास चाहिए, सौर ऊर्जा वगैरह है, जैसे मिल जाए कदा आवास बनवा दे अच्छे से। अच्छा, आने वाले समय में यहाँ पे तो ज्यादा सही हो लाइट जाए। भी नहीं है? लाइट भी यहाँ पे अभी नहीं है, लाइट की व्यवस्था तो हाँ व्यवस्था नहीं है। वो सब बिल्कुल। आप बताइए कि आपकी जो ग्राम पंचायत है भदेसुआ, इसके ग्राम प्रधान कौन है? कन्हैयालाल यादव। अच्छा, कन्हैया जी। तो कन्हैया जी ने कितना यहाँ पर विकास किया है आपके गांव में? विकास की गंगा बहा दिया यहाँ पर विकास की। लेकिन अब बहुत लोग बता रहे हैं कि आवास नहीं मिला उनको। जो सरकार की तरफ आवास आएंगे तो आवास क्यों नहीं मिलेंगे? जब वहीं से आवास नहीं आ रहे तो क्या कहाँ से दे दें प्रधान जी? बाकी नाली और खड़ंजे और साफ सभी सफाई, यहाँ साफ सफाई बहुत अच्छी तरह से किए है उन्होंने। हमारे ग्राम सभा की पंचायत के अंदर पे बहुत सारे काम के विकास की गंगा बहा दी है। गंगा बहा दी है। इस गांव में विकास की गंगा बह गई। आप बताइए भैया, कितनी गंगा बही है यहाँ पे? बहुत बही भैया, बहुत 7-8 सीसी रोटें बन गई है। नहीं, ये बताइए कि जो गंगा बही है, उस गंगा का जो गंगा जल है, कुछ आपको भी मिला है? हाँ मिला है, लैटरिन मिली है और जो जगह मिली है। अच्छा, जगह वगह मिली है आपको? हाँ। काफी। तो क्या कहेंगे कि आपके जो 5 सालों में क्या विकास हुआ गाँव का? हाँ बहुत विकास हुआ साहब। बिल्कुल, हम आपको इस गांव की साफ सफाई भी दिखाएंगे आगे चल के। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो जनता है, भदेसुआ गांव की जो जनता है, उसने कहीं ना कहीं अपने जो ग्राम प्रधान है उसको पास जरूर कर दिया है। इंडिया न्यूज की टीम गांव में हुए विकास पर स्थानीय लोगों से खास बातचीत करने पहुंची। स्थानीय लोगों ने साफ तौर पर ग्राम प्रधान के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। लोगों का आरोप है कि ग्राम प्रधान ने शौचालय और सरकारी जमीन को लेकर बड़ी धांधली कर अपने लोगों को लाभ पहुंचाया। भदेसुआ गांव की हम कुछ और तस्वीरें भी आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ देख सकते हैं हमारे पीछे ये एनम सेंटर है, जो कि किस तरह से बदहाली झेल रहा है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सफाई भी नहीं हुई है सही से। और वहीं इस गांव को जोड़ने वाला जो एक रास्ता है, ये महज ये देख रहे हैं कि ये खड़ंजा है जो कितना टूटा हुआ है। यहाँ के गांव के कुछ निवासी हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जागेश्वर प्रसाद यादव। जागेश्वर, आपके प्रधान का क्या नाम है? कन्हैयालाल प्रधान। क्या हुआ आपके गांव में? कितना विकास हुआ? कुछ हुआ है? राजेश गुप्ता की प्रधानी में 15-16 विश्व की एक वाटिका बनी थी। इस प्रधानी में उसमें गेहूं धान बोया जाता है। कब्जा हो गया लोगों कब्जा हो गया, दूसरे से कब्जा छुड़ा करके वाटिका बनाई गई। किसने करवाया कब्जा उसमें? और भाई होलसेल यहाँ का मालिक तो प्रधान है। प्रधान ने कराया। प्रधान और प्रधान के नीचे जो काम देता है उसने लोगों के अनर्गल खातों में पैसा जो है नरेगा का दिलवाता है। तो कुल मिलाकर के प्रधान ने यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर घपलेबाजी की है। प्रधान के नीचे वो सबोध जो है वो करता ज्यादा। अब वाटिका में जो है उसने ही वाटिका बनवाया था। तो शौचालय कैसे क्या बने? शौचालयों में तो हमारे यहाँ इंक्वायरी कर दी जाए तो बहुत ऐसे लोग हैं, पैसे ले लिया है, इनको बनवाया नहीं है। आज भी इस खेत में देखिए कितनी लेट्रिन पड़ी हुई है। शाम को आप यहाँ देखिए, आने योग्य रास्ता नहीं रह गया है। ओडीएफ होने के बावजूद भी लोग बाहर जाते हैं। अभी जाते हैं। बिल्कुल। कुछ लोग यहाँ नहर पर जाते हैं, भदेसुए के ही लोग जाते हैं वहाँ नहर पे लेट्रिन करने।
बाकी और भी कुछ लोग हैं। ये बताइए कितना आपके गांव का विकास हुआ है, कुछ हुआ विकास? विकास गांव का तो आप गए हैं, आपने देखा है जो भी। अब देख लीजिए रोड पे जो है, रोड पे आदमी जो है तो करे हैं, निकलना दुर्लभ है गांव का। तो अब क्या विकास तो कहा साफ जाए? सफाई पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कोई ध्यान नहीं है। रोड देख रहे हैं आप, कैसी रोडें हैं यहाँ गांव की। कह रहे हैं सुरक्षित भारत, भारत स्वच्छ कहाँ है ये? बिल्कुल, यहाँ देखिए ये वो गांव की जनता है जो कहीं ना कहीं जो आने वाले पंचायत चुनाव हैं उसको लेकर के ये जरूर सोच के बैठी है कि आखिर हमारा अगला प्रधान कौन होगा, किसको हम चुनेंगे। क्योंकि जो पुराने जो पिछले प्रधानी में जो पंचवर्षीय में जो विकास कार्य हुए उस पर कहीं ना कहीं बड़ा सवालिया निशान उठाया। जिस तरह से बताया कि एक वाटिका की जमीन पर जो लोग हैं उनके द्वारा वहां पर अतिक्रमण किया गया, वहां पर कब्जा कर लिया गया, दोबारा से सरकारी जमीनों पर कब्जा किया गया। वहीं अगर हम शौचालय की बात करें तो शौचालय पर भी बड़े घोटाले की बात यहाँ के ग्रामीणों ने बताई है। एक बड़ा स्कैम किया गया है। आज भी लोग बाहर शौच को जाने के लिए मजबूर हैं, लोग बाहर ही शौच जाते हैं। ऐसे में गांव की स्वच्छता पर भी एक बड़ा सवाल उठ रहा है। ऐसे में देखना होगा कि आने वाले जो पंचायत चुनाव हैं उनको लेकर के इस भदेसवा गांव की जनता आखिर किसको अपना ग्राम प्रधान चुनती है। लखनऊ से इंडिया न्यूज के लिए जय शुक्ला। शस्त्र संपत्ति केस में सांसद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान को रामपुर की एमपी एमएलसी कोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम की जमानत याचिका मंजूर कर ली है। अब्दुल्ला आजम खान इन दिनों 2 जन्म प्रमाण पत्र रखने के आरोप में सीतापुर की जिला जेल में बंद हैं। आपको बता दें इसी केस में सांसद आजम खान की जमानत याचिका को इसी कोर्ट ने खारिज कर दिया, पर आज उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को कोर्ट से राहत मिली है। बरेली में आज जिलाधिकारी नीतीश कुमार के प्रयासों से 100 प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मॉडल क्लासेस की शुरुआत की गई। इन कक्षाओं में प्रोजेक्टर, बड़ी स्क्रीन, सीपीयू समेत तमाम ऐसे उपकरण उपलब्ध रहेंगे जहां पर शिक्षक आसानी से छात्रों को बेहतर तरीके से शिक्षा प्रदान कर सकेंगे। स्मार्ट क्लासेस को लेकर 500 शिक्षकों को ट्रेनिंग भी दी गई। ट्रेनिंग केंद्र पहुंच रहे डीएम ने शिक्षकों का उत्साहवर्धन किया। मेरे साथ मौजूद है बरेली के जिलाधिकारी नीतीश कुमार जी। उनसे बात करते हैं कि उनके प्रयासों से जो स्मार्ट क्लासेस 100 विद्यालयों में शुरू की गई हैं वो किस तरह से उनका संचालन हो रहा है और यहाँ पर जो शिक्षक हैं उनको किस तरह से शिक्षित किया जा रहा है कि बच्चों को वो और बेहतर शिक्षा दे सकें। सर, एक बड़ा अच्छा प्रयास आपके द्वारा किया गया है। पीछे मैं देख रहा हूँ एक सिस्टम पूरा लगा हुआ है, बच्चे अब वर्चुअल और विजुअल तरीके से सीख सकेंगे। कितने स्कूलों में इस तरह की व्यवस्था की गई है और कैसे ये चल रहा है? देखिए, बरेली स्मार्ट सिटी है तो हम लोगों ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जो हमारे नगर निगम के जो विद्यालय हैं और हम लोगों ने पहले चरण में हमारे जीआईसी, जीजीआईसी और मौलाना आज़ाद और तिलक, ये 4 विद्यालय को हम लोगों ने सेलेक्ट किया है जो हमारे सरकारी और नगर निगम के क्षेत्र के अंतर्गत हैं और वो सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत हैं। तो हम लोगों ने इसको मॉडल विद्यालय के रूप में विकसित करने का प्रयास किया है और हम लोग का एक टारगेट है कि हम लोग जितने रजिस्ट्रेशंस हैं उसको अगले सत्र में हम लोग दुगना कर पाएँ और क्वालिटी एजुकेशन दें। और हमारे शिक्षक इसके लिए बहुत प्रेरित हैं और आत्म प्रेरित हैं और उन लोगों का विश्वास है कि हम लोग बहुत बेहतर कर पाएंगे और स्मार्ट क्लासेस के थ्रू इंटरेक्टिव लर्निंग हो पाएगा और बहुत बेहतर तरीके से लोगों को हम शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। ये बहुत उद्देश्य, व्यापक उद्देश्य है। और बच्चे इसमें जो भी हमारे जो आर्थिक रूप से संपन्न बच्चे नहीं हैं वो आते हैं हमारे सरकारी स्कूल्स में, उनको एक बेहतर और गुणवत्ता युक्त शिक्षा मिल पाए, ये हम लोगों का प्रयास है और इसकी सफलता हमारे शिक्षकों के द्वारा ही संभव है। और हमारे शिक्षक इसमें प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं और बहुत मनोयोग से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं और इनका भी मनोबल बहुत बढ़ा है कि हम लोग बहुत बेहतर प्रयास करेंगे और अपनी सार्थकता, जीवन की सार्थकता और सफलता को भी साबित करेंगे। ये कितने शिक्षकों को इसके लिए अभी ट्रेंड किया जा रहा है और एक संस्मरण जैसा आपने बताया था अभी, उसको भी मैं चाहूँगा दर्शकों को आपके माध्यम से पता चल रहे कि जीआईसी में आप पढ़े थे और किस तरह से आपके प्रेरणा मिली इसको स्मार्ट क्लासेस बनाने। नहीं, मैं जीआईसी और मैंने जो हाई स्कूल सेंटर्स गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा था तो मैं बता रहा था कि जो मेरे टीचर थे, एक बार जब 15 दिन के लिए मैं नहीं गया स्कूल से, शादी थी बहन की, तो उसमें फिर टीचर्स ने मेरे यहाँ एक बच्चे को भेजा कि क्यों नहीं आ रहा है क्योंकि हम लोग का टीचिंग मेथड भी होता था कि टीचर्स हम लोग से पढ़वाते भी थे उस समय। जैसे अगर हम 10th में पढ़ते थे तो 9th तक के बच्चों को पढ़ाते थे, 9th के जो बच्चे हैं 8th तक के बच्चों को पढ़ाते थे। एक क्लास हम लोग को मिलता था तो उन्हें लगा फिर कि क्यों नहीं आ रहा है, तो उन्होंने भेजा। तो इतनी एक तरह से टीचर्स को इतना संवेदनशीलता थी कि कोई बच्चा क्यों नहीं आ रहा है, अगर बच्चा बेहतर परफॉर्म करता था तो उसको ध्यान रखा जाता था और ये कमिटमेंट होता था टीचर्स का। तो ये हम इन लोगों को बता रहे थे अगले कक्षाओं में कि इस तरह का कमिटमेंट होता था तो फिर एक जुड़ाव भी टीचर्स और बच्चों में होता है और उस जुड़ाव का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है कि हम लोग हमेशा अभी तक याद रखते हैं हम लोग एक कैसे उनके जीवन का जो उद्देश्य था उसको हम लोग सफल कर पा रहे हैं।
जी, तो जो ये पीछे स्मार्ट क्लासेज आप देख रहे हैं, ये टीचर्स से भी ये कमिटमेंट लिया है आज जिलाधिकारी ने कि बच्चों को पूरे मनोयोग के साथ पढ़ाएंगे और जैसा कि उनका संस्मरण है अपने जीवन का, उसी तरह से बच्चों को प्रेरित करेंगे कि कैसे वो बेहतर शिक्षा ले सकते हैं। और बड़ी बात यह है कि सरकारी विद्यालयों में इस तरह के अगर मॉडल क्लासेज बनेंगे तो जो छात्र जो साधन संपन्न नहीं है, गरीब तबके से आते हैं, उनको भी बेहतर शिक्षा मिल सकेगी। बरेली से कैमरामैन दिनेश दयाल के साथ आशीष गुप्ता, इंडिया न्यूज़। यहाँ पर इस कक्षा में शिक्षक भी हैं जो इस पूरे सिस्टम को समझ रहे हैं कि कैसे बच्चों को पढ़ाना है। उनसे बात करते हैं कि कितना यूजर फ्रेंडली है ये सॉफ्टवेयर और किस तरह से उनको लगता है कि बच्चों के भविष्य को निर्माण में ये ज़्यादा मददगार साबित होगा। आपका क्या नाम है? मैं दुर्गेश कुमार, फिजिक्स लेक्चरर, मौलाना आज़ाद इंटर कॉलेज बरेली से हूँ और मैं इस सिस्टम को समझता हूँ ये इतना यूज़फुल है टीचर्स के लिए कि कम से कम 50% काम हमारा इसमें अपने आप ऑटोमेटिक हो जा रहा है और हम लोगों को बाकी एक्सप्लेन करने का काम रह जा रहा है। जितना अच्छा अगर हम इसको कर पाएंगे, एक्सप्लेनेशन करेंगे इसके साथ में, अगर थोड़ा सा भी समझ के कर जाते हैं हम लोग, तो ये आगे जाके पूरे भविष्य के लिए पूरा हर एक किसी के लिए बेनिफिशियल रहेगा और बहुत ज़्यादा फायदा होने जाएगा। जी, तो बहुत ही आशान्वित हैं शिक्षक इस नई पद्धति को लेकर। और कुछ और लोगों से बात करते हैं कि जो ये सॉफ्टवेयर है वो कितना यूजर फ्रेंडली है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम ज्योति स्वर्णकार है, मैं सिविक्स की लेक्चरर हूँ राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में। ये बताइए, ये जो ट्रेनिंग आप ले रहे हो, आपको लगता है कि आप लोग आराम से इसको समझ लोगे? क्योंकि एक बड़ी समस्या ये होती है कि पहले शिक्षकों को समझना है फिर बच्चों को समझाना है। हाँ, बिल्कुल, हम इसीलिए यहाँ पे आए हैं ताकि हम इसे अच्छे से समझ सकें और बाद में हम अपने बच्चों को लाभान्वित कर सकें। और वैसे भी आने वाला युग जो है वो कंप्यूटर का युग है और अब वो दिन दूर नहीं। और कोरोना काल में भी हमने देखा कि कैसे हमने ऑनलाइन शिक्षा दी है बच्चों को और बच्चे उससे बहुत ज़्यादा लाभान्वित हुए हैं। और हम लोग इस ट्रेनिंग के माध्यम से फिर हम अपने स्कूल जाएंगे और बच्चों को ऐसे ही पढ़ाने का प्रयास करेंगे और बच्चे भी बिल्कुल इसे समझेंगे। जी, तो यहाँ पर तमाम जो शिक्षक हैं उनका कहना है कि जो ये पद्धति है बहुत यूजर फ्रेंडली है और इससे बच्चों के भविष्य निर्माण में न केवल मदद मिलेगी बल्कि बच्चे और विषय को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। बरेली से कैमरामैन दिनेश दयाल के साथ आशीष गुप्ता। और अब फिर बाराबंकी से, जहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है, जिस पर हाईकोर्ट के एक्शन के बाद अब बड़ी कार्रवाई हुई है। कोर्ट के आदेश पर 5 अफसरों के खिलाफ धोखाधड़ी और गलत रिकॉर्ड तैयार करने की शिकायत दर्ज करवाई गई है। जिला प्रशासन ने यह कार्रवाई हाईकोर्ट के आदेश के बाद की है। शिकायत के बाद इस मामले की निगरानी हाईकोर्ट खुद कर रहा है। आपको बता दें कि आरोपी अधिकारियों ने फर्जी तरीके से दूसरे के पहचान पत्र पर खाता खोलकर 15 अपात्र लोगों का आवास दिया था। खबर बागपत से, जहां पर डीजे देख रहे युवकों में मारपीट हो गई। दोनों पक्षों में जमकर ईंट और पत्थर भी चले। दोनों पक्षों से आधा दर्जन लोग जख्मी हुए हैं। घायलों को सीएचसी बड़ौत में फिलहाल भर्ती करवाया गया है। बड़ौत कोतवाली क्षेत्र के जोनमाना गांव का यह बड़ा मामला। तो वहीं हापुड़ में फिरफिरे युवक ने युवती को गोली मार दी। प्रेम प्रसंग में गोली मारे जाने की आशंका है। युवती को गंभीर हालत में फिलहाल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। एसपी और एएसपी सहित पुलिस टीम मौके पर पहुंची है। सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर इस पूरे मामले में जांच की जा रही है। बता दें, हापुड़ के देहात थाना इलाके से यह बड़ा मामला सामने आया। तो चलिए, इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन लगातार बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।